नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और 9 अक्टूबर के इस करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पे जो है वो 8 अक्टूबर जो है वो लिखा गया, तो भैया इसको 9 अक्टूबर कर लो। यहाँ पे तुम लोग 8 अक्टूबर को काट के 9 अक्टूबर के ये जो है करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये करंट अफेयर आपके एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, डी ट्रिपल एस बी में या जितने भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर कंपटीशन में जो है वो ये पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जो है वो किसने जीता। भैया किसने जीता पहला पदक, कौन से मैच में है ये जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जो है वो किसने जीता। तो यहाँ पे तुम लोगों के पास राइट आंसर है लिंथोई चनबम। क्या नाम है? लिंथोई चनबम। ये 19 साल के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं मेरे भाई? मणिपुर के रहने वाले हैं। और पहला जो है इन्होंने मेडल जीता है तो वर्ल्ड 2025 में वर्ल्ड जूनियर जूडो चैंपियनशिप लीमा पेरू में हुआ। कहाँ पे हुआ है? ये लीमा पेरू में हुआ है। और में महिला 63 किलोग्राम में इन्होंने क्या है ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में हार के बाद रेपोचाज रिटर्न के जरिए पदक जो है वो सुनिश्चित किया और मेडल बाउट में नीदरलैंड की जूडो की खिलाड़ी को हराया। ठीक है। यह भारत के लिए जूनियर वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में क्या है पहला, यानी कि कभी माने जाने वाला मेडल रहा है। इसलिए भारतीय जूडो के इतिहास में ये क्या है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है। चलिए पीडीएफ जो है वो तुम लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो तुम लोग ज्वाइन कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ऐसे करंट अफेयर हम लोग जो है वो डेली बेस पे पढ़ते रहते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आसान भाषा में समझा सकूं। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जो है वो तुम लोगों को लिंक दे रखा है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और है। यह दिखाता है कि भारत की जूनियर स्तर की प्रशिक्षण और टैलेंट ग्लोबल स्टेज पर जो है वो असर दिखा रहा है। मणिपुर की जूडो परंपरा और ग्रास रूट कोचिंग का जो है वो असर स्पष्ट हुआ है। भविष्य में ओलंपिक या सीनियर स्तर पर उम्मीदें क्या है बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, ज्यादा टाइम को खराब ना करते हुए। दूसरा क्वेश्चन है कि रुपिन फोर्टुनाट राफीसाम्बो को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया है। तो मेडागास्कर के अंदर क्या है अभी उनको क्या है नियुक्त किया गया है। यहाँ पर क्या है नेपाल की तर्ज पे यहाँ पे क्या है पुराने जो प्रधानमंत्री थे उनको क्या है इस्तीफा देना पड़ा मेरे भाई। तो अब क्या है इनको यहाँ का जो नया प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किया गया है। चलिए अब इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। मेडागास्कर में क्या है, तो मेडागास्कर में भी भैया व्यापक प्रदर्शन और अव्यवस्था के दबाव के बीच जनरल रुपिन फोर्टनट राफीसाम्बो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 6 अक्टूबर 2025 के आसपास जो है इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। देश में क्या है पेयजल की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बिजली कटौती जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो युवा शक्ति जो है उसने क्या करा, विरोध प्रदर्शन करा और सरकार ने कैबिनेट को भंग कर दे कर सैन्य पृष्ठभूमि यानी कि जनरल प्रधानमंत्री जो है वो बना दिया है, ताकि व्यवस्था जो है वो प्रॉपर रूप से स्मूथली चल सके। पर विरोधियों ने इसे स्थायी परिवर्तन कहा। इस नियुक्ति का राजनीतिक अर्थ है कि राष्ट्रपति संकट समाधान हेतु सेना जो है वो समर्पित है, यानी कि सेना जो है इस टाइम पे संभाल रही है। जनरली मोटा मोटा क्या है ये यहाँ से सेना से निकल के आए हैं और जो कैंडिडेटों की ओर झुक रहे हैं, जो संवैधानिक और नागरिक मंडलीय तनाव का संकेत हो सकता है। मेडागास्कर में भी नेपाल की तर्ज पे भी यहाँ पर क्या हुआ है भैया, ये अव्यवस्था यहाँ पे फैली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी कि ईपीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ईपीएल का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो भारत में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया है संजू सैमसन को। किसको किया गया मेरे भाई? संजू सैमसन को। अब संजू सैमसन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है पढ़ लेते हैं। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ मेरे भाई। अगर आप लोगों को पीडीएफ नहीं चाहिए तो आप कहीं ना जाओ। ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो अपलोड है। चलिए क्या है ईपीएल की फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश प्रीमियर लीग ने भारत में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्रिकेटर संजू सैमसन की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 के आसपास की। इसका मतलब है कि ईपीएल भारत में अपनी पहुंच और फैन एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए लोक प्रसिद्ध स्थानीय खेल प्रोफाइल का उपयोग कर रहा है। आगे क्या दे रखा है कि क्रिकेटर चयन इसलिए हुआ है क्योंकि भारत में फुटबॉल का जो इंटरेस्ट है वो क्या है बढ़ रहा है
और क्रिकेट स्टार का नाम ब्रिज का काम कर सकता है। सैमसन ने इस फैन इवेंट में भाग लिया और फुटबॉल टीम के दिग्गजों से यहाँ पे मिले। यह रणनीति ईपीएल के लिए भारतीय मार्केट में ब्रांड अवेयरनेस और मैच डे अनुभव को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। आगे क्या दे रखा है, यह अलग तरह की क्रॉस स्पोर्ट ब्रांडिंग है। क्रिकेट के बड़े बड़े नाम का उपयोग फुटबॉल के ब्रांड विस्तार के लिए भी किया जा रहा है। यानी कि क्या है, क्रिकेट के बड़े दिग्गजों को इस टाइप के मैच में लेके आया जा रहा है, जिससे क्या है, इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है भैया, फैन का जो एंगेजमेंट है वो क्या है, बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन बोलता है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे तुम लोगों के पास ऑप्शंस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, फिलीपींस हो जाएगा। यानी कि फिलीपींस ने क्या है कि पहला कोरल क्रायो बैंक जो है वो लॉन्च किया है। फिलीपींस ने क्या किया है, पहला कोरल क्रायो बैंक जो है वो लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में एक्स्ट्रा डाटा जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या क्या चीजें दिखा रखी है यहाँ पे, दिखा रखी है कि फिलीपींस यानी यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस, मरीन साइंस एंड इंस्टीट्यूट आदि के नेतृत्व ने साउथ ईस्ट एरिया का पहला कोरल लिवरेज जो है वो क्रायो बैंक लॉन्च किया है। यह क्रायो बैंक कोरल लार्वा या जेनेटिक सामग्री को प्रिजर्व यानी कि क्या है कि कुछ लंबे समय तक क्या है उसको रिस्टोर करने के लिए, यानी फ्रीज करके रखने के लिए, संरक्षित करने का व्यापक विज्ञान अनुक्रम है, ताकि रिस्टोरेशन और जैव विविधता संरक्षण में क्या है, इसमें मदद मिल सके। आगे क्या है कि कोरल रीफ क्लाइमेट स्टेटस ब्लीचिंग, प्रदूषण और ओवर एक्सप्लोटेशन के खतरे में है। और यह कोरल ट्रायंगल क्षेत्र स्तरीय योजनाओं के साथ जो है वो तालमेल बनाए रखता है। इससे क्या होगा मेरे भाई, स्थानीय और क्षेत्रीय रिस्टोरेशन प्रोजेक्टों को बेहतरीन जिन्स के जो है वो स्रोत मिलेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है कि भौतिकी, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया। ये क्वेश्चन हम लोग जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। इन तीनों को यहाँ पे क्या है, दिया गया है। अब इनको क्यों दिया गया है, इन्होंने क्या करा है भैया, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है वो करी है, जिसके चलते क्या है इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स के जगत में। अब इन वैज्ञानिकों के बारे में यहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रखी है कि कौन कौन है भैया। एक तो जॉन क्लार्क है, एक माइकल एच डी डिवोर्ट है, और एक जॉन एम मार्थिन्स है। इनको दिया गया कारण क्या है, शोधकर्ताओं के कार्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफिक क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम ट्यूनिंग एंड एनर्जी क्वांटिस्टेशन जैसी प्रभावशाली खोजों को स्थापित किया है, जिससे क्या है सुपर कंडक्टिव क्यूबिट और आधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर विकास की जो है वो नींव रखी है। थोड़ा तकनीकी प्रक्षेप भी है इसके अंदर किया गया है। तो 1980 से 1990 में इन वैज्ञानिकों को ने क्या है प्रयोग करके दिखाया था। कैसे, जो से फंक्शन जंक्शन पर आधारित सर्किटों का समूह है, इलेक्ट्रॉनिक क्यूबिक जैसे व्यवहार कर सकते हैं, यानी कि मामूली सी सर्किट अवस्था पर क्या है ये क्वांटम प्रभाव दिखा सकते हैं। इसके बारे में और बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे दी गई है। पूरी पीडीएफ आप लोग जो है इसमें पढ़ लेना मेरे भाई। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हमने इसमें लिख रखे हैं। दूसरा क्या है कि माइकल डेवोरेट और मार्टिनिस का योगदान ट्रांसमोम स्टाइल क्यूबिट्स और गूगल एकेडमिक कोलेब्रेशन के जरिए क्वांटम हार्डवेयर की दिशा में जो है वो अहम हो रहा है। नोबेल कमेटी ने इन खोजों के लिए क्वांटम जूनियर और क्वांटम टेक्नोलॉजी की बुनियादी पे जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि जो संस्था नोबेल पुरस्कार देती है वो क्या चीज देख के नोबेल पुरस्कार देती है। ठीक है, इसके लिए क्या है, अलग अलग चीजें बनाई होती है कि साइंस भौतिकी की जगत में जो है ये डिसाइड करे कि भैया किसको नोबेल पुरस्कार मिलना है। तो ऐसे ऐसे करके चीजें बनाई होती है। आगे क्या है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ हो रहा है मेरे भाई। तो ये हो रहा है आबू धाबी में। क्या है, आबू धाबी में, UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर। ठीक है, क्या है इसकी विस्तृत व्याख्या जो है वो आप लोग देख लें। विस्तृत व्याख्या में क्या दे रखा है, विस्तृत व्याख्या में दे रखा है कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 4 साल में ये क्या होता है, एक बार होता है। 9 से 15 अक्टूबर को अबू धाबी UAE में होने वाला है। ठीक है, और यह विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण मंच है, जहां सरकार, NGO, ये सारे के सारे क्या है, निजी क्षेत्र मिलकर सारे क्या है एक दिशा में इकट्ठे होंगे और सब क्या करेंगे भैया, एक साथ जो है वो निर्णय लेंगे। चलिए इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी कि ये क्या चीज है,
ये वैश्विक स्तर पर क्या है, सहमति बनाने का सबसे बड़ा जो है वो फोरम है। मेजबान देश का चयन अक्सर क्षेत्रीय या उपलब्ध संस्थानों को जो है संकेत देता है। अबू धाबी के लिए यह अवसर है। और यह जो है कन्वर्सेशन जो है वो फाइनेंसिंग और गल्फ रीजन क्या है, बायो डाइवर्सिटी एजेंडा को क्या करेगा, आगे लेके आने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत की पहली सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव संचालित संपीड़ित बायोगैस सीजीबी और पोटास ग्रेयूल परियोजना किस राज्य से शुरू की गई। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट की गई मेरे भाई, ये की गई है महाराष्ट्र से। ये कहां से स्टार्ट की गई है, महाराष्ट्र से स्टार्ट की गई है। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने के लिए आप लोग जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे बता रखी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आधार पर। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप भैया यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ ताकि तुम लोग आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका नाम क्या रखा गया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, ये वाला बी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोक नेता डीवी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका नाम रखा गया है। नवी मुंबई के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो राज्य प्रस्ताव के अनुसार क्या है, लोक नेता डीवी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इसको जाना जाएगा। यह नाम उस क्षेत्र के प्रभावशाली नेता डीवी पाटिल को सम्मानित करता है जिनकी भूमिका परियोजना प्रभावितों के और मुद्दों और जमीन संबंधी व्यवस्थाओं की जो है वो मानी जाती है। पीएम लेवल की स्वीकृति के बाद जो है वो उद्घाटन समारोह हुआ और 8 अक्टूबर 2025 को ये इसका क्या है, पहला फेज जो है वो कंप्लीट हुआ है। और यह एयरपोर्ट मुंबई के CSMIA पर आने वाले बोझ को कम करने की दिशा में क्या होगा, एक अहम कदम होगा। क्या करेगा ये जो CSMIA पर आने वाले बोझ को क्या करेगा, कम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी जिसमें 20 साल बाद जो है वो विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है मेरे भाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर हुआ है। अंडमान निकोबार में बारातंग आइसलैंड के पास स्थित भारत का मशहूर मड वाल्केनो लगभग 20 सालों के बाद जो है वो निष्क्रिय के बाद पुनः सक्रिय हो गया, यानी कि दोबारा फट गया मेरे भाई ये। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार क्या है, अक्टूबर 2025 के स्टार्टिंग में हुआ है। मड वोल्केनो में गैस अक्सर मीथेन या CO2 की भूमिगत गैस व द्रवीकृत मिट्टी की सतह पर उभरती है जिससे बुलबुले और मिट्टी के क्रेटर बनते हैं। यह वोल्केनिक लावा की तरह नहीं होता बल्कि गैस प्रेशर के साथ जो है ये उभरता है। ये लावा की तरह निकलता, ये निकलता है किस हिसाब से, गैस के प्रेशर के साथ निकलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान किस राज्य से शुरू की गई, तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश से। भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान जो है वो कहाँ से स्टार्ट की गई है, तो वो स्टार्ट की गई है मेरे भाई, कौन सा राज्य है, ये है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से स्टार्ट की गई है, अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट की गई है। ठीक है, और इसका नाम क्या है प्रदेश की, नामचिक नामपुक। ये कहाँ पे है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कोयला ब्लॉक में देश में पहली बार वाणिज्यिक कोयला खदान का जो है उद्घाटन किया गया है। 6 अक्टूबर 2025 के आसपास इसका उद्घाटन हुआ। यह क्षेत्र 1.5 करोड़ टन अनुमानित क्या है, रिजर्व रखता है। उद्घाटन के दौरान यूनियन कोल मिनिस्टर और राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे उपस्थित रहे थे। इस कदम का तात्पर्य है कि उत्तर पूर्व के खनिज संसाधनों को औपचारिक व निजी पब्लिक साझेदारी के जरिए अब क्या है, इस्तेमाल होगा। ठीक है, पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें इसकी क्या है, पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई। चलिए आगे क्या दे रखा है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, आफ्टर मी चूज नामक किताब जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया, यह किताब किसने लिखी है, तो ये लिखी है MJ अकबर ने। किसने लिखी है मेरे भाई, ये किताब MJ अकबर ने लिखी है। और इस किताब के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है वो यहाँ पे तुम लोगों को दिखा रखे हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है। ठीक है, तो ये किताब के क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। ठीक है, जिसे तुम लोग क्या है अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या क्या चीजें दे रखी है देखो, किताब आफ्टर मी चूज एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल अंपायर MJ अकबर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, ये MJ अकबर के द्वारा लिखी गई है। इसकी लॉन्चिंग इवेंट में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, NS से जो है वो अजीत डोभाल थे और अन्य उच्च पदाधिकारी भी वहां पे क्या थे, मौजूद थे। किताब मुगल काल में राजनीतिक निर्णय और ज्योतिष दिव्य विचारों की भूमिका को जांच करके बताती है। वो बताती है कि शासन निर्णय कैसे किया जाता है और उस समय के शासक जो थे
उनका ज्योतिषों के ऊपर कितना विश्वास था और ज्योतिषों का उस टाइम पे कितना प्रभाव था, इसके बारे में जो है इसमें बताया गया है। क्या है यह पुस्तक, इतिहास और राजनीति को मिलाने वाले क्षेत्र में आती है। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर के संदर्भ में भी कुछ बिंदु जो है वो दे सकती है, इसलिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसका जो राइटर है वो कौन है, तो वो है भैया एमजे अकबर। कहाँ गया? एमजे अकबर, ये रहा एमजे अकबर है। और लॉन्च किसने किया है इसे? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। और उस टाइम पे साथ में मौजूद कौन थे? अजीत डोभाल और बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी थे। बस मैं नहीं गया था बिकॉज मुझे बुलाया नहीं गया था। चलिए आगे क्या क्या दे रखा है मेरे भाई? आगे दे रखा है कि संध्या शांताराम कौन थी जिनका 87 साल की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया। ये कौन है भैया? ये संध्या शांताराम। ठीक है, तो संध्या शांताराम जो है वो एक अभिनेत्री है मेरे भाई। ये क्या है? एक अभिनेत्री है, एक एक्ट्रेस है। ठीक है, और क्लासिकल डांसर है और वाइफ है। ये एक फिल्म मेकर है जिनका नाम है वी शांताराम। ठीक है, क्या नाम है? वी शांताराम। तो संध्या शांताराम क्या है? शांताराम वी शांताराम की पत्नी है। और ये क्या है? एक डायरेक्टर है। और संध्या शांताराम जो है वो एक अभिनेत्री और नर्तकी थी यानी कि डांसर थी। इन्होंने फिल्म जगत के एक नामी फिल्म डायरेक्टर जो है वी शांताराम के साथ इन्होंने शादी की। प्रमुख फिल्में इनकी क्या है? ये देखो, झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें 12 हाथ। ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है यार? दो आंखों के साथ 12 हाथ होते हैं कभी? ठीक है, उसके बाद नवरंग है। मराठी में भी कुछ मूवीज है। रिपोर्ट के अनुसार उनका देहांत जो है वो 4 अक्टूबर 2025 को हुआ। और कई मीडिया सूत्रों में उसकी आयु क्या है? 87 ईयर बताई गई, यानी कि अच्छी खासी उम्र थी, लाडुओं वाली थी आंटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके कैरियर ने भारतीय सिनेमा के स्वर्ण काल में नृत्य और अभिनय दोनों में योगदान दिया है। विरासत क्या है? उनके अभिनय और नृत्य नृत्य को भारतीय क्लासिकल सिनेमेटिक परंपरा में सम्मिलित किया जाता है और वे फिल्म इंडस्ट्री में क्या है? अपनी एक खास जगह रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल के 7 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है मेरे भाई ये विश्व कॉटन डे? ये हर साल के 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड कॉटन डे को संयुक्त राष्ट्र एंड FAO के समन्वय में हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह पहल कपास उत्पादन के महत्व, कपास से जुड़े लाखों किसानों और कुपड़ा इंडस्ट्रीज की आर्थिक भूमिका को क्या करती है? रेखांकित करती है। मूलतः यह प्रस्ताव क्या है? बेनिन, बुर्किना फासो, छाड, माली वगैरह द्वारा लाया गया था और UNGA में इसे स्वीकार किया। और FAO और UN ने इस दिन से जुड़ी बैठक इवेंटों को भी क्या है? आयोजित किया है। बहुत तगड़ा तगड़ा प्रोग्राम है। ठीक है, तो आज के सेशन में ये कुछ क्वेश्चंस थे। मे बी क्वेश्चंस जो है वो अपने कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ वीडियो तुम लोगों को पसंद आएगा। पसंद आ गया हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पूरी PDF अगर तुम लोगों को चाहिए तो भैया हम पर डे के जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ाते रहते हैं। तो पूरी PDF अगर तुम लोगों को चाहिए तो जाओ डिस्क्रिप्शन को चेक करो मेरे भाई। वहां डिस्क्रिप्शन में आपको अली बाबा का खजाना मिलेगा। वहां जाओगे तो बहुत सारा माल मटेरियल तुम लोग। सो मच। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।